आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिव्यू टैब के ऊपर है। रिव्यू टैब के अंदर जितने भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं उनका क्या यूज़ है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। रिव्यू टैब के अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है प्रूफिंग, उसके बाद नंबर 2 पे आती है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी के बाद कमेंट्स आता है, कमेंट्स के बाद चेंज आता है और उसके बाद लिंक्स आते हैं। अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये होते क्या हैं। सबसे पहले हम प्रूफिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रूफिंग का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को स्टैम्प आउट करना कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है, या अगर उसके अंदर कोई मिस्टेक है तो उनको हाईलाइट करना और उनको दोबारा से चेंज करना, ये प्रूफिंग के अंदर होता है। लाइक आपको किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए कहा गया है और आप लोग उनके अंदर से जो भी मिस्टेक होती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, उनकी ग्रामेटिक कोई एरर है, उसको आप हाईलाइट करते हैं। इसके अलावा अगर उसने फर्स्ट सेंटेंस के फर्स्ट वाला जो वर्ड है वो कैपिटल नहीं लिखा, आप उसके बारे में उसको गाइडलाइन देते हो कि पहला जो सेंटेंस है वो कैपिटल लिखा, पहला जो वर्ड है सेंटेंस का वो कैपिटल लिखा जाता है। इसके बाद अगर उसने फुल स्टॉप नहीं लगाया तो आप उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देते हो कि जब भी कोई सेंटेंस ख़त्म किया जाता है तो उसके बारे में मतलब उसके एंड पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। इसी तरह प्रूफिंग में होता है MS वर्ड के अंदर कि हमारे पूरे डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं कि हमने जो डॉक्यूमेंटेशन किया है इसके अंदर कोई ग्रामेटिक इशू तो नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। तो इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें प्रॉपर हर वर्ड के ऊपर जाके मतलब हर लाइन को रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम इसका यूज़ करते हैं तो जहाँ जहाँ पे हमारी मिस्टेक होती हैं वो हमें उसको हाईलाइट कर देता है उस पॉइंट को कि आपकी ये वाले स्पेलिंग और इस लाइन में आपकी ये मिस्टेक है। इसके अलावा जब हमारी कोई मिस्टेक होती है तो या आप लोग डॉक्यूमेंट चेक करें, आपको कोई मिस्टेक नज़र आ रही है तो आप उसको सजेशंस भी देते हैं। इसी तरह MS वर्ड के अंदर होता है कि वो आपको सजेशंस भी देता है कि आपने ये मिस्टेक की है और उसके रिलेटेड आपको डिफरेंट स्पेलिंग या डिफरेंट ग्रामर सेंटेंस बताता है कि आप इसके ज़रिए भी अपने डॉक्यूमेंट को अच्छा कर सकते हैं, मतलब उसकी एरर को ख़त्म कर सकते हैं, या ये वाले स्पेलिंग जो है बिल्कुल एक्यूरेट है, इसके यूज़ करने से आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का यूज़ भी प्रूफिंग की तरह ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा यूज़ डिफरेंट होता है कि एक्सेसिबिलिटी जो होती है वो पूरे डॉक्यूमेंट को जस्ट ये करती है कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, लेकिन ये भी एरर को ही चेक करती है, लेकिन ये हमें कोई सजेशंस प्रोवाइड नहीं करती, ये जस्ट हमें बताती है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है यहाँ से गलत है या इसके अंदर ये मिस्टेक है। और इसके अलावा जो है अगर आपने कोई हेडिंग्स बनाई हुई हैं, आपने उनको फॉर्मेटिंग नहीं की तो उसके बारे में आपको जस्ट ये बताएगी कि ये चीज़ जो है आपने गलत की हुई है, इसको आप ठीक कर लें। लेकिन प्रूफिंग के अंदर ये होता है कि ये हमें सजेशंस भी देता है, उसके बारे में गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करता है कि आप इस चीज़ को इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कमेंट्स, अगर डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो कमेंट्स जो होते हैं वो भी गाइडलाइन के तौर पर ही यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे कमेंट्स का मतलब है कि अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है तो डिफ़िकल्ट वर्ड के रिलेटेड आप चीज़ें उसको बता देते हो कि या कोई आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ बच्चे को समझ नहीं आएगी तो आप उस लाइन के रिलेटेड या उस पैराग्राफ के रिलेटेड जो है एक कमेंट पास कर देते हैं। चेंज के अंदर हम लोग डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे, ट्रैकिंग के बारे में देखेंगे तो ट्रैकिंग होती क्या। इसके बाद यहाँ पे ये लिंक है, ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये लिंक नहीं है, यहाँ पे इंक है। जो है ये टच पैड्स के अंदर यूज़ होती है, मतलब जो टच लैपटॉप्स होते हैं उनके अंदर यूज़ होती है, लेकिन जो दूसरे लैपटॉप्स हैं जिनका हम माउस यूज़ करते हैं उनके अंदर इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन ज़रूर अवेलेबल होता है। लेकिन ये वर्किंग जो परफॉर्म करता है ये टच के लिए करता है। टच के लिए वर्किंग ये क्या परफॉर्म करता है कि उसकी मिस्टेक को हाईलाइट करके उसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसके अलावा इसका कोई इतना ख़ास यूज़ नहीं है।
लोग चलते हैं अपने MS वर्ड के ऊपर। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक क्लियर बात कर दूँ कि MS वर्ड के सॉफ्टवेयर जो है, मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, चाहे MS वर्ड है, चाहे वो एक्सेल है, चाहे वो पावर पॉइंट है, इनमें थोड़ी सी इंटेलिजेंसी होती है। मतलब अगर आप कोई स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं और अगर उसको वो सेंस कर लेते हैं तो वो जैसे ही आप स्पेस क्लिक करते हैं तो उसको ऑटोमेटिकली क्लियर कर देता है, मतलब उसको ठीक कर देता है। लेकिन अगर इतना ज़्यादा इसके अंदर सेंस नहीं होती कि ये आपके हर वर्ड को ही सेंस कर ले, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आप उसकी समझ में बात आ जाती है तो जैसे ही आप स्पेस क्लिक करते हैं उस स्पेलिंग को वो ठीक कर देता है। इसके बाद अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ग्रामेटिक इशू है या आपके स्पेलिंग्स मिस्टेक हैं, तो स्पेलिंग मिस्टेक के लिए वो आपके स्पेलिंग के नीचे, जो स्पेलिंग आपके गलत होते हैं उसके नीचे रेड कलर की लाइन शो कर देते हैं। अगर आपका कोई ग्रामरली इशू है, आपने कोई ग्रामरली सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, तो उसको वो ब्लू कलर की लाइन जो है उसके नीचे शो कर देता है। इससे हमें यह पता जाता है कि हमारे स्पेलिंग्स के अंदर या हमारे ग्रामर के अंदर हमें कोई इशू है। यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि मैं इतना कहाँ से लिखूँ, तो आप एक रैंडम जो है पैराग्राफ या रैंडम डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी कर सकते हैं। इसकी रैंडम डॉक्यूमेंट रेडी करने की है इक्वल। उसके बाद आपने RAND लिखना है, मतलब रैंडम के फर्स्ट वाले लेटर लिखने हैं, और उसके बाद आपने ओपन पैरेंथेसिस बड़ी ब्रैकेट जो होती है, उसके बाद आपने अपने जितने पैराग्राफ जनरेट करने हैं, लाइक कि अगर आपने 2 करने हैं तो 2 के बाद फिर कॉमा फिर 2, अगर आपने 3 करने हैं तो 3 के बाद कॉमा और फिर 3 और उसके बाद क्लोज पैरेंथेसिस, और उसके बाद आपने एंटर को क्लिक कर देना है। तो आपका जो एक रैंडम पैराग्राफ जो है वो जनरेट हो जाती है। अब यहाँ पे ये जो मैंने काम परफॉर्म किया, अगर आपने अपनी राइटिंग स्टाइल, अपनी राइटिंग का फ़ॉन्ट ग्रेड करना है, बड़ा करना है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपने यहाँ से कोई सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना चाह रहे, मतलब बार बार इस टैब के ऊपर नहीं जाना चाह रहे, तो आप लोग जो हैं मतलब आपने कंट्रोल और शिफ्ट दोनों बटन्स को, और इसके अलावा जो ग्रेटर और लेसर का सिंबल होता है हमारे लैपटॉप के ऊपर, अगर आपने ग्रेटर करना है तो आपने ग्रेटर को क्लिक करना है, और अगर आपने लेसर करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और लेसर साइन को क्लिक करना है। तो आपके जो राइटिंग है या आपका जो कर्सर उसका माउस का बटन है वो ग्रेट हो जाएगा, अगर आपने लेसर करना है तो वो लेसर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं स्पेलिंग लिखती हूँ। सबसे पहले हम रिव्यू टैब के अंदर जाते हैं। रिव्यू टैब में सबसे पहले स्पेलिंग मिस्टेक के बारे में उसने बात की है। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने एक रैंडम जो है पैराग्राफ जनरेट किया हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे ये मुझे ये सजेशंस दे रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई एरर नहीं है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं सेंस की बात कर रही तो मैं सेंस का पॉइंट आपको क्लियर कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए टीचर, अब इसने सेंस किया है कि जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं या कोई वर्ड्स लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला वर्ड जो होता है वो कैपिटल होता है। यहाँ पे मैंने किसी टाइप का यूज़ नहीं किया, मैंने स्पेलिंग लिखने के बाद सिर्फ
जो स्पेस का बटन होता है उसको क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसने जस्ट इतना सेंस किया है कि पहला जो लेटर है वो कैपिटल लिखा जाता है, लेकिन मज़ीद भी इसके अंदर मिस्टेक हैं, लेकिन वो इसको सेंस नहीं कर सका, तो उसने यहाँ पे एक रेड लाइन शो करवा दिया है कि आपके स्पेलिंग के अंदर अभी भी मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लें। अब इस मिस्टेक, अगर ऐसी ही मिस्टेक हमारे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर होंगी, अगर हमारा जो डॉक्यूमेंट है, जो हमने असाइनमेंट रेडी किया या कोई नोट्स रेडी किए हैं, वो 20, 30 या 40 पेजेस के हैं, तो हम हर पेज पे जाके अपने स्पेलिंग तो नहीं ना ठीक करेंगे, इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है और ना ही हम इतने झंझट में पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, रिव्यू टैब में आएंगे। रिव्यू टैब में आने के बाद स्पेलिंग्स एंड ग्रामर, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें सबसे पहले उसने ये सेंस किया कि यहाँ पे आपकी मिस्टेक है। इसके बाद उसने ऑटोमेटिकली, आपने इसको सिलेक्ट नहीं किया बल्कि उसने ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे उसने सजेशंस दे दी कि आपके स्पेलिंग जो आपने लिखे हैं वो गलत है, आप यहाँ से कोई भी स्पेलिंग जो है वो सिलेक्ट कर सकती हैं। जैसे मैंने स्पेलिंग सिलेक्ट किए तो यहाँ पे उसने देखे मैंने टीचर के स्पेलिंग लिखे थे, लेकिन उसने एक्यूरेट स्पेलिंग कर तो दिया है लेकिन कोई और वर्ड कर दिया। ठीक है, ये चीज़ आप लोग जब यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपने स्पेलिंग क्या लिखे थे और आप उसको चेंज किसके साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रूफिंग के अंदर आता है, थीसर्स आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे गूगल के अंदर ये मिस्टेक होती है, लाइक अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं या आप कोई ब्लॉगिंग कर रहे हैं या कंटेंट राइटर हैं आप, तो आप एज इट इज़ डाटा उठा के उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर क्लेम आ जाएगा कि आपने फ़लाँ जगह से कंप्यूटर, उसके इंटरनेट के अंदर, मतलब गूगल के अंदर इतनी पावर है कि वो हर चीज़ को सेंस कर लेता है कि आपने कौन सी चीज़ किस वेबसाइट से उठाई है और कितनी उठाई है और कितनी मर्तबा आप उस पेज पे या उस वेबसाइट के विजिट के लिए गए हो। और इसके अलावा इसका जो थीसिस का यूज़ है ये यूनिवर्सिटी लेवल पे भी होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे जब हम कोई थीसिस लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे जो है वो प्लेजरिज्म चेकर का इशू आता है कि अगर आपके उसके अंदर प्लेजरिज्म है, मतलब आपने किसी दूसरे स्टूडेंट का डाटा जो है वो कॉपी किया, तो वहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है या आपके जो थीसिस हैं वो रिजेक्ट हो सकती हैं। तो थीसिस का क्या यूज़ होता है कि थीसिस जो है वो हमें डिफरेंट वर्ड के, एक ही वर्ड के डिफरेंट वर्ड्स जनरेट करके देते हैं। यहाँ पे ये मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने टीचर वर्ड लिखा है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टीचर यूज़ ना करूँ बल्कि कोई और वर्ड, इससे रिलेटेड वर्ड जो है वो यूज़ कर लूँ ताकि मेरा मतलब भी पूरा हो जाए और मेरा काम भी पूरा हो जाए। अब थीसिस को यूज़ करने के लिए यहाँ पे मैंने जब स्पेलिंग चेकिंग की थी तो मैंने किसी वर्ड को सिलेक्ट नहीं किया था, बल्कि इसने ऑटोमेटिकली वर्ड जहाँ पे भी मेरी मिस्टेक थी उसको सिलेक्ट किया था। लेकिन थीसिस के अंदर आपने खुद सिलेक्ट करना होता है। जैसे मैंने टीचर को सिलेक्ट किया तो इसने मुझे ये सजेशंस दे दिए, लेकिन ये जो ग्रामर चेकिंग और थीसिस जो हैं, ग्रामर चेकिंग जो है वो आप विदाउट इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत नहीं है तो ये एज ए डिक्शनरी ऑलरेडी इसके अंदर अवेलेबल होती है MS वर्ड के अंदर, ये आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही आपके पास इंटरनेट की सहूलत होना लाजमी होती है। और इसके बाद ये जो थीसिस हैं इनके यूज़ के लिए आपके पास इंटरनेट की सहूलत होना अवेलेबल होना लाजमी होता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने थीसिस के ऊपर क्लिक किया है तो थीसिस ने मुझे टीचर के रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो बता दिए हैं कि टीचर के रिलेटेड ये सारे वर्ड्स हैं, इनमें से आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। वर्ड काउंट
वर्ड काउंट का मैंने आपको फर्स्ट वाली क्लास के अंदर भी बताया था कि आप लोग यहाँ से भी अपने वर्ड काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो आप रिव्यू टैब में जाके वर्ड काउंट के ऑप्शन के ज़रिए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी आपने वर्ड लिखे हैं, जो भी आपने स्पेस के साथ लिखे हैं, विदाउट स्पेस लिखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप रिव्यू टैब में नहीं जाना चाहते, आपने यहीं पे ही अपनी कमांड एक्टिव की हुई है, जैसे मैंने यहाँ पे ही एक्टिव की हुई है तो मैं यहीं से ही चेक कर लेती हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे एक्टिव नहीं है तो आप अपने रिव्यू टैब में जाके यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेसिबिलिटी आ जाती है। एक्सेसिबिलिटी का जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये प्रूफिंग की तरह ही वर्क करता है, लेकिन ये हमें कोई सजेशंस प्रोवाइड नहीं करता। ये जस्ट हमें ये बताता है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर एरर्स हैं। अब ये एरर्स कैसे बताता है, अगर आप इसको एक सिंपल डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई करोगे तो इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन होती हैं कि आपने पहले उसको बताना होता है कि आपने टेक्स्ट के रिलेटेड एक्सेसिबिलिटी चेक करनी है या आपने फिगर्स के रिलेटेड एक्सेसिबिलिटी चेक करनी है। अब मैंने ये पैराग्राफ मतलब अपना एक रैंडम लिखा हुआ डॉक्यूमेंट, इसको जैसे मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे इसने कोई एरर नहीं दिखाया क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट के अंदर कोई अभी एरर नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे मैं एक शेप ऐड कर देती हूँ। दोबारा से रिव्यू टैब में जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें उसने एक एरर दिखा दिया। अब देखें इसका ये मतलब नहीं है कि फिगर मैंने गलत ऐड की है। इसका मतलब ये है कि इसने मुझे ये बताया है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर फिगर ऐड की है, लेकिन आपने उस फिगर के रिलेटेड कुछ नहीं बताया कि आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो फिगर ऐड की है वो किस पर्पस के लिए है। वो किसी पैराग्राफ के रिलेटेड है या किसी और चीज़ की रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने इस्तेमाल किया या आपने उसको ऐड किया। अब यहाँ पे आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, क्लिक करना है। इसके बाद मैंने अभी एक ही शेप ऐड की थी, तो आपने जिस किस्म की शेप ऐड की होगी या जो भी पिक्चर ऐड किया, फिगर ऐड किया, तो वो उसको सेंस कर लेते हैं कि आपने ये चीज़ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड की हुई है। अब यहाँ पे ये हमें डिफरेंट ऑप्शन बता रहे हैं। अगर आप इसको इग्नोर करना चाहते हैं तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर आपने इग्नोर नहीं करना, मतलब यहाँ पे वो आपसे ये कह रहा है कि आप अपनी फिगर के रिलेटेड कुछ कमेंट्स दें, कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करें। जैसे हमने यहाँ पे लेआउट के ऑप्शन में इसको डिस्क्रिप्शन देना सीखी थी, तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि आप इसको कोई डिस्क्रिप्शन दें। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन देंगे, दोबारा से एक्सेसिबिलिटी चेक करेंगे तो वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट दिखाएगा। लेकिन अगर आपने कोई चेंज नहीं करना तो आप इसको निगलेक्ट कर दो कि मैंने इसके अंदर कोई चेंज नहीं करना, इस फिगर को मैंने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देनी। अब यहाँ से दोबारा से इसकी एक्सेसिबिलिटी चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए पहले वो एरर दिखा रहा था, लेकिन अब वो एरर नहीं दिखा रहा, जबकि मैंने इसको कोई डिस्क्रिप्शन भी नहीं दी। लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है ट्रांसलेट का और दूसरा आता है लैंग्वेजेस का। अब ट्रांसलेट का मतलब होता है कि आपने अपने पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना है, मतलब आपने इंग्लिश में लिखा और आपको आवाज नहीं आ रही, सही वॉइस सही नहीं, कहाँ पे कोई मिस्टेक है या नहीं है, तो आपने एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे वो आपको बता देगा कि अगर वो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर एरर्स देख रहे हैं, उनको सेंस कर रहे हैं, तो वो बता देगा कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ये वाली चीज़ें गलत हैं, इनको ठीक कर लें। लेकिन अगर एरर नहीं है तो वो आपको क्या देगा कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है।
इसके बाद मैंने यहाँ पे एक फिगर ऐड की थी। अब अगर मैंने जस्ट ये एक फिगर ऐड किया, मैंने बिल्कुल एक्यूरेट फिगर ऐड किया, इसके अंदर कोई मैंने छेड़खानी नहीं किया, लेकिन अब मैं अगर एक्सेसिबिलिटी चेक करूँगी तो यहाँ पे ये इसको मैंने पहले ही कर दिया था, मैं दोबारा से ऐड करती हूँ, कोई और करती हूँ। ये मैंने फिगर ऐड किया। फिगर ऐड करने के बाद मैं रिव्यू टैब में गई हूँ और जाके मैंने अपनी एक्सेसिबिलिटी चेक किया, तो यहाँ पे उसने मुझे एरर बता दिया। अब देखें शेप बिल्कुल ठीक बनी है, इसके अंदर कोई एरर नहीं है, लेकिन उसने कहा कि आपने एरर जो है आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर एरर है। अब एरर क्या है, इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे उसने ये बताया कि आपने एक रेक्टेंगल ऐड किया है। सबसे पहले उसने इस चीज़ को सेंस किया कि आपने शेप कौन सी ऐड की है। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे वो मुझे सजेशंस दे रहे हैं कि आप अपनी फिगर को कोई डिस्क्रिप्शन दें, मतलब आप इसके नीचे फिगर नंबर लिखना चाह रहे हैं या वॉइस खराब हो रही है आपकी, वॉइस बहुत खराब हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रही है। अब यहाँ पे मैंने एक फिगर ऐड किया है। अब जस्ट मैंने एक फिगर ऐड किया तो मेरा सारा डॉक्यूमेंट गलत कैसे हो सकता है। अब मैं एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे वो मुझे ये कहेगा कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर एरर है। अब एरर क्या है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे उसने ये बता दिया कि आपने एक फिगर ऐड किया है जो कि रेक्टेंगल है। इसके ऊपर मैंने जब क्लिक किया है तो यहाँ पे वो सजेशंस मुझे जस्ट इतनी दे रहा है कि आपने इस फिगर को कोई नाम नहीं दिया, कोई इसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी। तो अगर आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाह रहे तो आपने इसको निगलेक्ट कर देना। और बंद करने के बाद आपने दोबारा से एक्सेसिबिलिटी चेक करनी है तो आपको यहाँ पे वो देख बिल्कुल एक्यूरेट कह रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो लैंग्वेज का है। लैंग्वेज के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रांसलेट और लैंग्वेजेस का ऑप्शन होता है। अब ट्रांसलेट के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे एक होता है आपने सिलेक्टेड पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना है या अपने पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना है। अगर आपने सिलेक्टेड पैराग्राफ को करना है तो सबसे पहले अपना पैराग्राफ सिलेक्ट करना है और उसके बाद उसके रिलेटेड जो भी आपने जिस भी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना है तो वो आप लोग कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों को जल्दी से करके दिखा देती हूँ। अब मैंने सिलेक्टेड पैराग्राफ को करना है, मैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट को भी कर सकती हूँ। जैसे मैं सिलेक्टेड पैराग्राफ को करूँगी तो वैसे ही काम सारा जो होता है वो एक जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज ये होता है कि यहाँ पे पैराग्राफ सिलेक्ट होता है तो दो विंडोज़ ओपन होती हैं और उसमें पहली जो सिलेक्ट लैंग्वेज होती है वो ऑटोमेटिकली उसमें लिखी जाती है और दूसरी लैंग्वेज जिसमें हमने कन्वर्ट करना होता है वहाँ पे लैंग्वेज हमने दोबारा खुद बतानी होती है कि हमने इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इसमें हमें पैराग्राफ को सिलेक्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि जस्ट हमने इसके ऊपर क्लिक करना है और हमसे वो ये पूछेगा कि आपने किस लैंग्वेज के अंदर इसको ट्रांसलेट करना है। ये जस्ट विंडो का डिफरेंस होता है और इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। अब यहाँ पे मतलब उसने ये बता दिया, उसने सेंस किया है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। इसके बाद आपने जिस लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करना है तो वो आप लोग कर सकते हैं। ये इतना कोई मुश्किल नहीं है कि आप लोगों को समझ ना आए। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो था वो सिलेक्ट का था। अब यहाँ पे ये देखिए मैंने ये पैराग्राफ सिलेक्ट किया, इसके बाद मैंने यहाँ पे उर्दू ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई थी। अगर आपकी सिलेक्ट नहीं है तो आपने इस बटन के ऊपर, ये वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी सारी लैंग्वेजेस खुल के आ जाएंगी सामने। जिस भी लैंग्वेज में आपने कन्वर्ट करना हुआ आप लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो लैंग्वेज उर्दू है तो इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी उर्दू सेलेक्ट किया हुआ है। तो जैसे ही आप अपना पैराग्राफ सिलेक्ट करेंगे तो जिस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली ऊपर वाली विंडो में लिखा जाएगा और जिसमें आपने कन्वर्ट करना है उसको आपने सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि जस्ट आपने एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है जिसमें आपने उसको ट्रांसलेट करना है और आपकी जो भी आपके रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। इसके बाद अगर आपने इसको इंसर्ट करना है, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करना है, तो
सबसे पहले आपने इसके लिए स्पेस बनानी है, जहाँ पे भी आपने इसको ऐड करना है। लाइक कि मैंने इसको यहाँ पे ऐड करना है, तो मैंने जस्ट इसको इंसर्ट के बटन पे क्लिक करना है, तो ये मेरा जो ट्रांसलेट होके लैंग्वेज है ये इंसर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास कमेंट का ऑप्शन आता है। अब कमेंट का ऑप्शन क्या है, मतलब आपने किसी चीज़ के बारे में कोई गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है। कमेंट करने के लिए आपने सिलेक्ट करना होता है। लाइक मैंने ये टीचर का वर्ड है, मैंने इसके बारे में कुछ कमेंट पास करना है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे ये स्पेस मुझे मिल जाएगी। इसके बाद अगर मैं यहाँ से जो भी वर्ड सेलेक्ट करके कमेंट के ऊपर क्लिक करती जाऊँगी तो मेरे कमेंट जो है वो एंटर होते जाएंगे। यहाँ पे जो भी आप लोगों ने कमेंट देना है तो आपने इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर लिख देना है। इसके बाद डिलीट कमेंट है, आपने जो भी कमेंट अपना डिलीट करना है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से प्रीवियस और नेक्स्ट है, मतलब आप यहाँ पे हैं, आपका कर्सर यहाँ पे है, आपने देखना है कि इसके बाद या इससे पहले कौन सा कमेंट लगा हुआ है, तो नेक्स्ट और प्रीवियस का ऑप्शन यूज होता है। ये समझ में नहीं आया थोड़ा। मतलब मैंने इस टीचर के वर्ड को कमेंट देना है, इसके बारे में मैंने कोई सजेशंस बच्चों को प्रोवाइड करनी है। मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद कमेंट पे गई, कमेंट पे जाके मेरा पहला कमेंट यहाँ पे था, तो यहाँ पे ये जो आपको कर्सर ये क्लिक होता नज़र आ रहा है जी, इसके अंदर आपने अपना कमेंट लिख देना। अच्छा, टाइप करना है यहाँ पर। हाँ जी, ओके। टाइप करना है आपने। इसके बाद अच्छा, तो मैंने अगर हमने यहाँ पे, अच्छा, जी, टाइप किया आपने तो फिर ये कहाँ पे जाएगा? ये यहीं जैसे पे टाइप शो कर होगा, दिया फिर? ये यहीं पे शो होगा। यहाँ पे आपके पास लाइक कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देती हूँ। इसके बाद जैसे मैं यहाँ पे अपना कर्सर लेके जाऊँगी तो मुझे ये यहाँ पे बता रहा है कि इस वर्ड के ऊपर एक कमेंट लगा हुआ है। अगर तो आपने ये अपने कमेंट जो हैं हाइड किए हुए हैं तो आप कंट्रोल और अपना जो माउस है उसको क्लिक करेंगे तो आप कमेंट के ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपने हाइड नहीं किया हुआ तो वो साइड पे यहीं पे शो हो रहा है, जैसे ये शो हो रहे हैं ना, सेम एज इट इज़ वो शो हो जाएंगे। अच्छा, किसको सिलेक्ट करना है? लाइक कि मैंने यहाँ पे जो सेकंड कमेंट मैंने दिया था इस वर्ड को दिया, अच्छा, ओके। इस वर्ड को दिया है, और मैंने ये वाली जो साइड पे कमेंट मुझे शो हो रही हैं ये मैंने हाइड किए हुए हैं। मतलब मैंने अपने हम्म। डॉक्यूमेंट को नॉर्मल पोजीशन में रखा हुआ है कि किसी को पता ना चले कि अच्छा, मैंने कोई कमेंट पास किया या नहीं किया। लेकिन जैसे मैं उस वर्ड के ऊपर जाऊंगी तो वो मुझे बता देगा कि आपके इस वर्ड के ऊपर कमेंट लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे टीचर पे जब मैंने कमेंट लिखा था, क्योंकि अभी तो मैंने यहाँ पे कोई कमेंट लिखा ही नहीं है, यहाँ पे टीचर पे मैंने कमेंट लिखा है, तो टीचर के ऊपर जब भी मैं अपना माउस लेके जाती हूँ तो मुझे ये यहाँ पे सजेशंस देता है कि आपके इस वर्ड के ऊपर कमेंट लिखा हुआ है। अगर तो मैंने ये जो साइड पे कमेंट है इनको मैंने हाइड किया हुआ है तो यहाँ पे वो उसने जो विंडो ओपन किया वहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि आपने कंट्रोल के साथ अपने कर्सर को क्लिक करना है, तो आपके पास यहाँ पे यहीं पे साइड पे आपके ये कमेंट ओपन होते हैं। और अगर आपने नहीं किया हुआ तो जैसे ये एज इट इज़ नज़र आ रहे हैं आपको इसी पोजिशन में होते हैं। ओके। इसके बाद डिलीट कमेंट क्या है, किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं। ओके। ओ, डिलीट कमेंट क्या मतलब आपने कोई कमेंट डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने प्रीवियस का बताया और नेक्स्ट का बताया कि अगर आप देखना चाह रहे हैं कि मैंने टीचर के बाद किस वर्ड के ऊपर कमेंट लगाया तो आप नेक्स्ट करेंगे, और अगर आपने उस वर्ड से बाद में उसके बाद मतलब आप ये देखना चाह रहे हैं कि मैंने इस वर्ड के बाद कहाँ पे कमेंट लगाया तो आप प्रीवियस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आते हैं
ये मैंने आपको बता दिया सारा। ट्रैकिंग का ऑप्शन आता है। ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है कि आपने किसी को कैट करना है। लाइक के आप लोगों ने ये अक्सर देखा होगा कि गाड़ियों में ट्रैकर्स लगे होते हैं। वो जब भी कोई स्ट्रेंज पर्सन या अननोन पर्सन गाड़ी को हाथ भी लगाता है, चाहे वो कुछ और ना करे, जस्ट हाथ ही लगा दे, तो गाड़ी जो है वो शोर मचाना स्टार्ट हो जाती है। इसका क्या मतलब होता है कि वो गाड़ी जो है वो उसके अंदर ट्रैकर लगा हुआ है और वो उसको सेंस करती है कि ये जो बंदा ये स्ट्रेंज है या गलत पर्सन है, तो इस वजह से वो अपने जो सही ओनर है उस तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होती है। इसके बाद ट्रैकर जो है अगर आपके मतलब आप लोग अपने मोबाइल्स के साथ भी लगा सकते हैं और अपनी दूसरी घरेलू चीज़ों जो आपको लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके साथ भी लगा सकते हैं। इसी तरह वो जो प्रोसीजर वहीं पे होता है, यहाँ पे भी MS वर्ड के अंदर भी यही प्रोसीजर होता है कि आप अपना ट्रैकर कमांड जो है वो एक्टिव करते हैं, तो जब भी कोई स्ट्रेंज पर्सन या कोई अननोन पर्सन आपके डॉक्यूमेंट के साथ कोई बदनज़मी, मतलब कोई आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया जो कि आपका डॉक्यूमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है और आपका कोई भी बहन भाई या कोई भी और पर्सन जो है वो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजिंग कर देता है, कहीं से आपका डॉक्यूमेंट डिलीट कर देता है, कहीं पे कुछ नया लिख देता है, कहीं पे वो कोई हेडिंग चेंज कर देता है, इस तरह की चीज़ें वो चेंज करता है। तो अगर आपका ट्रैकर ऑन है तो ट्रैकर के ज़रिए आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट के साथ क्या छेड़खानी की गई, मतलब उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग की गई है, और ये भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे चेंजिंग की गई है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये ट्रैकिंग। जी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम लोग यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लैपटॉप्स अक्सर फ्रेंड्स भी यूज़ कर रहे होते हैं और घर वाले भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसके लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको पता चल जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कहाँ पे किसने क्या चेंजिंग की है। और अगर आपने उसको एक्सेप्ट करना, मतलब आपने अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही देखना है, तो आप उसको रिजेक्ट कर दें। अगर आपने नहीं देखना, मतलब जो चेंज हुआ है उसको ही एक्सेप्ट करना है, तो आप उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सबसे इसका बेस्ट बेनिफिट ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि किसी भी मेंबर ने आपके डॉक्यूमेंट के साथ क्या चीज़ें की हैं। अब यहाँ पे ट्रैकिंग के ऑप्शन पे आएंगे। ट्रैकिंग के ऑप्शन पे आने के बाद जस्ट आपने इसको क्लिक करना है। ये मैंने इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ से ना मैंने वर्ड जो है वो डिलीट कर दिया। अब ये साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको छोटी सी रेड कलर की लाइन नज़र आ रही होगी, तो इसका मतलब यह है कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये सेंस कर रहा है कि मेरे साथ जो है वो गलत काम किया जा रहा है या डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी चेंजिंग की जा रही है। इसके बाद यहाँ पे मैंने कर दी तो ये रेड लाइन आ गई। टीचर के बाद मैं यहाँ पे कोई वर्ड ऐड कर देती हूँ। अभी जस्ट मैंने वर्ड नहीं ऐड किया, जस्ट स्पेस लगाई है, तो उसने यहाँ पे भी लाइन लगा दी है कि इसने स्पेस लगा दी है। इसके बाद ये मैंने वर्ड लिखा है और इसने ये भी सेंस कर लिया कि आपने यहाँ पे गलत किया। इसके बाद जब आप खुद अपना डॉक्यूमेंट चेक करेंगे तो आपने ट्रैकिंग के ऊपर आना है। ट्रैकिंग के ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखिए ऑल मार्क, आपने अगर पूरे डॉक्यूमेंट को चेक करना है तो आपने ऑल मार्क पे क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे जितनी भी मिस्टेक होंगी वो सारी नज़र आ जाएंगी कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजिंग की गई हैं। ये सारे ऑप्शंस जो हैं जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर आपने जो चेंज किए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं, उसको भी दोबारा से कैरी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि जो भी चेंज हुआ है चलो ठीक है, जिसने जो करना था कर दिया, तो यहाँ पे नो को क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट
बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। हालांकि इसके अंदर इतनी चेंजिंग किया, यहाँ से मैंने वर्ड रेज किया था, यहाँ से भी किया था, ये मैंने यहाँ पे टीचर के बाद मैंने स्पेस दी थी, स्पेस के बाद मैंने ये कार का वर्ड लिखा है, तो लेकिन ये मुझे नॉर्मल कंडीशन में दिखा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से जो चेंज आप वॉइस देखना खराब हो चाह रही रहे है हैं। आपकी। वॉइस बहुत खराब हो रही है। तो हम लोग ट्रैकिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बताया कि अगर आप लोग ये देखना चाह रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट के साथ क्या मामला किया गया है, तो आप लोग यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि क्या इसके अंदर चेंजिंग की गई है, और इसके बाद अगर आपने इसको इग्नोर करना है तो वो आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। ये चीज़ें जब आप लोग खुद करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है एक्सेप्ट और रिजेक्ट का। अगर ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ट्रैकर के अंदर आपको जस्ट इतना बताता है कि आपने आपके डॉक्यूमेंट के साथ ये चीज़ें जो हैं चेंज की गई हैं, मतलब अगर आपने यहाँ से उसको एक्सेप्ट कर लिया है, वो चीज़ वहाँ पे ट्रैकर के अंदर भी कर सकते हैं और यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। एक्सेप्ट के अंदर मतलब आपने अगर किसी ने कमेंट ऐड किया, आपने उसको एक्सेप्ट करना है तो आप उसको एक्सेप्ट कर देंगे। अगर उसने किसी ने कोई नया वर्ड ऐड किया, आपने उसको एक्सेप्ट करना है, आप उसको एक्सेप्ट कर देंगे। अगर आपने रिजेक्ट करना है तो आप यहाँ से रिजेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कंपेयर का। कंपेयर का जो यूज़ है ये ज़्यादातर टीचर हजरात करते हैं जो ऑनलाइन नोट्स वगैरह चेक करते हैं या असाइनमेंट्स वगैरह चेक करते हैं। इसमें जस्ट इतना होता है कि दो नोट्स को या दो असाइनमेंट्स को आपस में कंपेयर किया जाता है कि दोनों असाइनमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें सेम है और कौन कौन सी डिफरेंट है। तो ये ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस में ही यूज़ किया जाता है, इसका एम्प्लॉयर के लिए कोई इतना ख़ास यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटेक्शन है। ट्रैकर जो होता है वो चेंजिंग की परमिशन देता है। मतलब अगर आपने ट्रैकर लगाया हुआ है तो कोई भी मेंबर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो प्रोटेक्ट करने के बाद कोई भी मेंबर जो है वो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर सकता। मैं ज़्यादातर इसको प्रेफर करती हूँ, ट्रैकर को प्रेफर नहीं करती। क्यों? क्योंकि ट्रैकर के अंदर हमें चीज़ें जो हैं वो सारी देखनी पड़ती हैं और उनको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना पड़ता है, और टाइम इज़ सो इम्पोर्टेंट। टाइम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, टाइम की बचत करना। तो जो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर सबसे बेस्ट होता है। अगर आप लोग कोई नोट्स बना रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर दूसरा लोग भी यूज़ करते हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट किया करें बनिस्बत ये कि आप ट्रैकर यूज़ करें। प्रोटेक्ट में ये होता है कि आपने एक अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड लगाना होता है। जैसे हम अपने सेल को पासवर्ड लगाते हैं, अपने व्हाट्सएप को पासवर्ड लगाते हैं, इसी तरह हमने अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड लगाना होता है। जब पासवर्ड लगाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट ओपन ज़रूर होता है, लेकिन कोई भी मेंबर उसके अंदर कोई रिटर्न काम नहीं कर सकता। मतलब उसके अंदर ना तो कोई फॉर्मेटिंग कर सकता है, ना कोई रिटर्न काम कर सकता है। अब यहाँ पे साइड पे ये विंडो ओपन हो रही है, यहाँ पे आप लोग सारी चीज़ें देख लीजिएगा। यहाँ पे आपने अपना एक पासवर्ड एंटर करना होता है, इनको मार्क करना होता है और यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करना होता है। पासवर्ड एंटर करने के बाद इसको जस्ट आपने ओके करना है। ओके करने के बाद अपना जो डॉक्यूमेंट है वो विदाउट हेजिटेशन सेव कर देना। जब भी कोई मेंबर आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर यूज़ करता है तो वो उस डॉक्यूमेंट को ओपन करके देख ज़रूर सकता है, लेकिन उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकता। इसके बाद ये जो पासवर्ड इसमें नंबर वाला आएगा या नेम या क्या है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा, आप अल्फ़ाबेटिकली भी यूज़ कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख लीजिएगा। इसके अंदर सजेशंस होती हैं कि आपने अल्फ़ाबेटिकली करना है। मोस्टली जो पासवर्ड होता है वो 8 डिजिट का ही होता है और उसके अंदर करैक्टर्स भी होते हैं, आपके सिंबल्स भी होते हैं, आपके डिजिट्स भी होते हैं। ये आप लोगों की मर्ज़ी है, चाहे आप 1 2 3 पासवर्ड लगा लें, चाहे आप कोई और पासवर्ड लगा लें। ये इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने यही चीज़ करनी है। इसको जब आप लोग मज़ीद देखेंगे तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लास्ट पे हमारा इनका ऑप्शन आता है, ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि ये ऑप्शन टच लैपटॉप्स या टच
कंप्यूटर्स के अंदर वर्क करता है, अदरवाइज इसका दूसरे कंप्यूटर्स के अंदर कोई यूज़ नहीं होता। ये आज हमारा रिव्यू टैब था। रिव्यू टैब के मैंने आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं।